आज का हमारा डिस्कशन है रिजू कोर से विवर्तन या सीधे कोर से विवर्तन, डिफ्रैक्शन एट अ स्ट्रेट एज। ये टॉपिक वास्तव में फ्रेजनेल हाफ पीरियड जोन का एप्लीकेशन कह सकते हैं आप। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इस टॉपिक को आपको पढ़ना है या अच्छे से समझना है, या आप ये कहना चाहते हैं कि ये टॉपिक इजीएस्ट टॉपिक है, तो मेरा एक ही सजेशन है कि आपके पास फ्रेजनेल हाफ पीरियड जोन का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा होना चाहिए, तभी इस टॉपिक को आप समझेंगे। अदरवाइज मेरे ख्याल से तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, यहां दो पार्ट में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड की बात करेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न की, विवर्तन प्रतिरूप की बात करेंगे। ठीक, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने फ्रेजनेल हाफ पीरियड जोन पूरा का पूरा पढ़ लिया है और आपको पता है कि उसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर किसी पॉइंट पे निकालना है फ्रेजनेल हाफ पीरियड जोन के टर्म पे, तो वो पहले वाले एम्पलीट्यूड का आधा आता है। याद है ना? जैसे किसी पॉइंट सी पे या पी पे निकालेंगे पोल लेकर के, तो वहां कितना होता है R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4। फिर इसको सॉल्व किया तो पहला वाला R1/2 ही इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल के आता है। ये आप जानते हैं। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले आप ये कहेंगे कि एक स्लिट ऐसा है जो लैम्डा वेवलेंथ वाले किसी लाइट सोर्स से इल्यूमिनेटेड है, प्रकाशित है, और यह प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर रखा है, मतलब पेपर के लंबवत रखा हुआ है। पेपर में नहीं, पेपर के लंबवत रखा हुआ है। उसके बाद एक अवरोध ओ ए लीजिएगा, एक अवरोध ओ ए लेंगे जिसका ये जो ओ सिरा है वो शार्प होगा। जैसे ब्लेड का धार देखा है ना ऊपर वाला, वो ये ओ है, बहुत शार्प है। ये वाला हिस्सा कट जाएगा हाथ, ये वाला हिस्सा। और ये स्लीट के पैरेलल है और पेपर के परपेंडिकुलर है। उसके बाद यहाँ एक स्क्रीन है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ एक्स और यहाँ नाम दे देता हूँ वाई। ठीक, अब यहाँ से एक अगर लाइन ड्रॉ करें तो वो आपके स्क्रीन के सी पॉइंट पे परपेंडिकुलरली जाके इंसिडेंट होगा। मतलब एक लाइन एस ओ और सी को लंबवत रूप से जोड़ देता है। ठीक, उसके बाद में यहां स्लीट से ये जो ऑब्स्टेकल है, अवरोध है, उसकी दूरी ए मान लेते हैं और यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है उसको बी मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद में ये W1 और W2 आपके सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का हिस्सा है, बेलनाकार तरंगाग्र का भाग है। ये वाला करना क्या है, इस वेव फ्रंट के कारण, इस वेव फ्रंट के कारण हम लोगों को सी से वाई डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, सी है और क्यू पॉइंट है। इस पे इंटेंसिटी पता करनी है, प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अगर सीधा बात करें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के हिसाब से, ज्यामित प्रकाशिकी के हिसाब से, तो आप लोग क्या बोलेंगे, चूंकि यहां अवरोध है इसलिए ये जो हिस्सा है सी वाई यहां अंधेरा होगा। क्यों? क्योंकि यहां प्रकाश नहीं पहुंचेगा। दूसरा, अगर मैं बात करूं सी एक्स हिस्से की, तो आप लोग बोलेंगे यहां लाइट पहुंचेगा और यहां क्या होगा, पूरा का पूरा इल्यूमिनेटेड होंगे, प्रकाशित होंगे। ठीक, मतलब दो रीजन है आपके स्क्रीन के। सी एक्स जो प्रकाशित है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के हिसाब से, प्रकाश ज्यामित प्रकाशिकी के हिसाब से, और सी वाई जहां प्रकाश नहीं है, शेडेड रीजन है, छायादार हिस्सा है, अंधेरा हिस्सा है। ठीक, ये जो मैंने बोला ना इसको आप लिख लीजिए कि एस एक स्लिट है जो लेमडा वेवलेंथ के मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से इल्यूमिनेटेड है। ठीक, ओ आपका जो ये ऑब्स्टेकल है उसका शार्प एज है
और ये S से A डिस्टेंस पे है और दोनों के दोनों प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर रखे हैं। और आपके पास एक स्क्रीन है जो OA के पैरेलल और प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर B डिस्टेंस पे है। ठीक, अगर S और O को जो लाइन ज्वाइन करेगा उसको एक्सटेंड कर देंगे तो वो C पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगा। आपने ये भी कहा कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो CX वाले हिस्से पे प्रकाश होगा, इल्यूमिनेटेड होगा, और CY हिस्सा शेडेड होगा। इसको आप ना लिखिए पहले। इतना इतना लिखने के बाद में आप ये भी बता दीजिएगा कि एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं होता, ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा अंधेरा नहीं होता, यहाँ कुछ ना कुछ लाइट होता है। उसके बाद आप इसको भी लिख दीजिएगा कि W1 और W2 सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का भाग है, पार्ट है। ठीक, ये वाला पेज समझ में आ गया? आ गया? अब ये मत सोचना कि फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन की जरूरत नहीं थी, है। अगला वाला पेज जैसे ही शुरू होगा मैं उसी पे बात करने वाला हूं, तो उसकी जरूरत है, वो चाहिए ही, उसके बिना नहीं हो सकता। अब इसके बाद आप एक्चुअल में करने क्या वाले हैं, तो आपके स्क्रीन की ये 3 पॉइंट है ना, P, C और Q, इस पे इंटेंसिटी निकालने वाले हैं। अब आपके फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन की बात मैं करने वाला हूं। आप लोग फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन को अच्छे से समझ गए हैं ना, बनता है ना आपसे? चलिए, तो ये P, C और Q जो पॉइंट है उस पे हम लोग इंटेंसिटी निकालेंगे। ठीक, इसके लिए आप अपने इस डायग्राम के साथ रहेंगे। इस डायग्राम में देखिए W1 और W2 आपके वेव फ्रंट का पार्ट है। OA ये ऑब्स्टिकल है जिसमें ये O वाला हिस्सा बहुत शार्प है। ये आपका स्क्रीन है, इसके 3 पॉइंट हैं C, P और Q, इस पे इंटेंसिटी हम लोग को निकालनी है। अब आपके इस वेव फ्रंट को आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे ये वाला पोल है, कितना ले दिया इसको? O डेस। ये वाले को नाम दे दीजिए O डबल डेस। ठीक, एक एक करके डिस्कशन करेंगे। कैसे डिस्कशन करेंगे उस पर फोकस करते हैं। देखिए, अगर इस C पॉइंट पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहें, आप इस C पॉइंट पे अगर इंटेंसिटी निकालना चाहें तो आप क्या कहेंगे कि C पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालेंगे तो आपका ये जो वेव फ्रंट W1 और W2 है इसके 3 हिस्से हो गए। एक हिस्सा हुआ W1 ओडेस, दूसरा हिस्सा हुआ ओडेस O, और तीसरा हिस्सा हो गया इस O से लोग करके W2 तक। लेकिन ये O से लोग करके W2 तक के सामने ये अवरोध है, ऑब्स्टेकल है, तो ये वाला हिस्सा आगे जाएगा ही नहीं, ये तो ब्लॉक हो गया। तो हमारे पास ये W1 W2 वेव फ्रंट के केवल 2 हिस्से हैं जिसके कारण यहाँ इंटेंसिटी दिखेगी। एक हुआ आपका पूरा का पूरा ये W1 O वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा W1 O वाला हिस्सा। इस W1 O को इस C को सेंटर लेकर के फ्रेस्नेल जोन में डिवाइड कर दीजिए। और जब फ्रेस्नेल जोन में इसको डिवाइड करेंगे तो इस C पॉइंट पे एम्पलीट्यूड कितना निकल के आएगा? C पॉइंट पे एम्पलीट्यूड R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 होगा। फिर इसको आपने फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन में सॉल्व किया था, R1/2 प्लस ब्रैकेट के अंदर R1/2 माइनस R2 प्लस R3/2, इस तरीके से सॉल्व किया था। और आपने कहा था कि इसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो R1/2 आता है, पहले हाफ पीरियड जोन के हाफ के इक्वल आएगा। अगर ये एम्पलीट्यूड है तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो C पॉइंट पे इंटेंसिटी निकल जाएगा। C पॉइंट पे तीव्रता निकाल सकते हैं R1² 4 करके। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर हुआ? फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन की जरूरत है, ये लाइन क्लियर है। और अगर ये लाइन क्लियर है तो ये एम्पलीट्यूड का अगर स्क्वायर कर देंगे तो इंटेंसिटी होता है आयाम का वर्ग तीव्रता होता है। अब चलिए इस P पॉइंट पे आते हैं। P पॉइंट कहाँ है भाई? इस CX रीजन में। CX कैसा रीजन है? जहां पे प्रकाश पहुंच रहा है। तो इस P पॉइंट पे अगर इंटेंसिटी निकालें तो आप फिर कहेंगे कि हमारे वेव फ्रंट के 3 हिस्से दिखेंगे। देखिए W1 ओडेस, ओडेस O
और OW2। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये तो ऑब्स्टेकल है, इसके सामने अवरोध है, इसलिए ये वाला हिस्सा एलिमिनेट होगा। अब दो हिस्से कौन कौन से, W1 O डैश और O डैश O आया। अब क्या करिएगा, इस P को सेंटर लेकर के W1 O डैश वाले हिस्से को फ्रेस्नेल जोन में डिवाइड कर दीजिए, इसको फ्रेस्नेल जोन में बांट दीजिए। तो जब इसको फ्रेस्नेल जोन में बांटेंगे आप, तो इस वेव फ्रंट के कारण W1 O डैश के कारण यहां एम्पलीट्यूड कितना निकल के आएगा, R1/2। पहले वाले का आधा होता है ना, इसलिए। अब अगर हम बात करें ये वाले हिस्से की, O डैश O वाले हिस्से की, O डैश O वाले हिस्से की अगर आप बात करते हैं, तो आपका ये कहना होगा कि O डैश और O, इसको भी हम लोग नंबर ऑफ वेव फ्रंट में डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी नंबर ऑफ फ्रेस्नेल जोन में बांट सकते हैं। अनेक फ्रेस्नेल अर्धकाल जोन में बांटा जा सकता है। और ये जो यहाँ जितने फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन बनेंगे, जितने फ्रेस्नेल अर्धकाल जोन बनेंगे, वो इन दूरियों पर निर्भर करते हैं, मतलब A और B के मान पर। तो आप एक काम करिएगा, इस A और B के मान को इस प्रकार से रखिएगा कि O डैश O में केवल एक हाफ पीरियड जोन हो। ठीक, इस यहां O डैश O पे अनेक बना सकते हैं, और वो कितनी संख्या में बनेंगे वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, A और B पे। तो यहां A और B को इस प्रकार से सेट करना आप कि O डैश O में केवल एक हाफ पीरियड जोन हो, मतलब केवल R1 आयाम दिखे। तो देखिए W1 O डैश के कारण एम्पलीट्यूड कितना, R1/2। O डैश O को केवल एक हाफ पीरियड जोन में बनाया, तो कितना हो गया, R1, मतलब R1/2, और इसके कारण R1। तो ये एम्पलीट्यूड होगा P पे, अगर एक हुआ तो। और अगर इस डिस्टेंस को इस तरीके से सेट करो आप कि यहां दो हाफ पीरियड जोन बन जाए, तो देखिए W1 O डैश के कारण तो फिक्स है R1/2, इसको दो हिस्से कर दिए, मतलब R1 और R2, मतलब R1 माइनस R2 हुआ। क्या आया इसका, यहां आ रहा है R1/2 प्लस R1 माइनस R2। अगर A और B को इस प्रकार सेट कर दे कि यहां तीन फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन बन जाए, तीन बने मतलब R1 माइनस R2 प्लस R3, और इसके कारण पहले से फिक्स है R1/2 हुआ। मतलब ये जो P पे इंटेंसिटी है ना, ये P पे जो तीव्रता निकालेंगे ना, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि O डैश और O में कितने अर्धकाल जोन हैं। सम वाले के लिए अलग और विषम अर्धकाल जोन होंगे तो अलग। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आया? चलो लिखते हैं इसको। आपका टारगेट है इस P बिंदु पर तीव्रता निकालना। तो इस P बिंदु पर तीव्रता निकालने के लिए आपके वेव फ्रंट के तीन हिस्से हैं, W1 O डैश, O डैश O और OW2। OW2 वाला हिस्सा OA के द्वारा रुक गया है, ब्लॉक कर दिया गया है, इसलिए केवल दो हिस्सों पे बात करेंगे, W1 O डैश और O डैश O पे। क्यों? क्योंकि इसको ब्लॉक कर दिया है, कौन, AO ने। क्लियर है? तो इसके हिसाब से चूंकि आप ये कहते हैं कि W1 O डैश में अगर फ्रेस्नेल हाफ जोन में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बांट दें, डिवाइड कर दें, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू W1 O डैश R1/2 आएगा। और O डैश O में भी नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन हो सकते हैं, नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन हो सकते हैं, लेकिन यहां जो जोन बनेंगे उनका जो नंबर है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस कितना है ना, डिस्टेंस कितना है। और डिस्टेंस को इस प्रकार से आप एडजस्ट कर देंगे कि O डैश O में केवल एक हाफ पीरियड जोन हो जाए, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू O डैश O कितना होगा, R1। मतलब P पे दो एम्पलीट्यूड, R1/2 ड्यू टू W1 O डैश, और R1 हो रहा है इसके कारण। तो P पे अगर कुल आयाम निकालें तो R1/2 प्लस R1 बन रहा है। अब क्या करें, एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर दें तो 3R1/2 आया। आयाम का वर्ग, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कितना, 9R1²/4। क्लियर है, पहला केस। अब अगर डिस्टेंस को इस तरीके से एडजस्ट करो आप कि O डैश O में दो हाफ पीरियड जोन बन जाए, दो बन गए तो पहले वाले के लिए तो R1/2, और यहां R1 की जगह R1 और माइनस R2 भी हो जाएगा।
R1/2 प्लस R1 माइनस R2, सॉल्व किया 3R1/2 माइनस R2। अगर मैं पूछूं कि तीव्रता कितनी होगी, इंटेंसिटी कितना, तो आप बोलेंगे इसका होल स्क्वायर। ये है आपकी इंटेंसिटी। क्लियर है? अब अगर 3 भागों में बांट देते तो, 3 भागों में बांट दिया जाए तो, 3 भागों में बांट देंगे तो R1/2 तो पहले के कारण, W1 O डैश के कारण, R1 माइनस R2 प्लस R3 आ जाएगा 3 के कारण। अब इंटेंसिटी अगर निकालें तो पहले तो इसको सॉल्व कर लो, 3R1/2 माइनस R2 प्लस R3 और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ R1 को क्या कर देते हैं, R1/2, इस R1 को R1/2 प्लस R1/2 माइनस R2 प्लस R3/2 कर दिया। इस R3 के दो हिस्से हो गए, R3/2 और R3/2। इस बार R1 के दो हिस्से हो गए, R1/2 और R1/2। ये R1/2 प्लस R3/2 अप्रोक्सीमेटली R2 होता है ना। फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन में R1/2 प्लस R3/2 अप्रोक्सीमेटली R2 होगा, तो ये वाला टर्म जीरो। यहाँ R1/2 और R1/2 R1 हो गया और ये R3/2 आ गया। अगर मैं पूछूं कि एम्पलीट्यूड कितना, तो आप बोलेंगे इसका होल स्क्वायर कर दो। डन। अब ये तो आईपी के लिए हुआ ना, मतलब आईपी पे इंटेंसिटी अलग अलग निकल रही है। पहले कुछ और निकला था, दूसरी बार कुछ और निकला, तीसरी बार कुछ और निकला, चौथी बार कुछ और आएगा। किस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि ओडेस ओ में कितने हाफ पीरियड जोन हैं, इवन है या ऑड है, उसके हिसाब से आई पे इंटेंसिटी चेंज होगी। क्लियर है? इसी प्रकार अगर क्यू पॉइंट पे आते हैं, शेडेड रीजन वाले हिस्से पे आ जाइए। क्यू पॉइंट पे आते हैं तो भी आपके वेवफ्रंट के 3 हिस्से हैं। डायग्राम देखिए प्लीज, मैं बिना देखे बोल रहा हूं क्योंकि मैं वापस अब नहीं जाऊंगा वहां तक। वापस जाने में इसको वापस उतना देर लग जाएगा। आप अपनी कॉपी में खोलिए डायग्राम, देखिए। अगर क्यू पॉइंट पे डिस्कस करें तो आपके वेवफ्रंट के फिर से 3 हिस्से। पहला हिस्सा W1O, दूसरा हिस्सा O डबल डैश, तीसरा हिस्सा O डबल डैश W2। बोलिए हाँ। पहला हिस्सा W1O, दूसरा हिस्सा O डबल डैश, तीसरा हिस्सा O डबल डैश W2। O डबल डैश W2 वाला हिस्सा पूरे का पूरा ऑब्स्टिकल से ढका हुआ है, इसलिए वो विवर्तित नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है? तो पहला हिस्सा W1O, दूसरा हिस्सा O डैश। अब ध्यान दीजिएगा, W1O के कारण सी पॉइंट पे एम्पलीट्यूड कितना, तो आप लोग सीधा सीधा सा जवाब देंगे कि भाई अगर इंटेंसिटी निकालनी है तो आपने कहा कि ये 3 हिस्से हैं, ये वाला हिस्सा ढका हुआ है, कुछ नहीं कर सकते इस बेचारे का। तो आप अब क्या कहेंगे कि W1O के कारण इंटेंसिटी अगर पता करें, W1O के कारण इंटेंसिटी पता करें तो कितना होता है, ये होता है R1 माइनस R2 प्लस R3। और O डबल डैश को भी नंबर ऑफ वेव फ्रंट में डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन पे डिवाइड करेंगे, सॉरी, नंबर ऑफ फ्रेस्नेल अर्धकाल जोन पे बांट सकते हैं। इसमें डिस्टेंस को इस तरीके से एडजस्ट करना कि ये केवल एक हाफ पीरियड जोन को ब्लॉक करे। ध्यान से सुनना, ओ डबल डैश को केवल एक हाफ पीरियड जोन को ब्लॉक करे, इसके लिए ए और बी को एडजस्ट कर देना। तो एक हाफ पीरियड जोन को ब्लॉक करने का मतलब आप कह रहे हैं कि ये R1 गायब हो जाएगा, ये R1 को ब्लॉक कर देगा। तो कितना बचा, माइनस R2 प्लस R3 है ना, माइनस R4 प्लस R5 एंड सो ऑन। तो पहले वाले जो एम्पलीट्यूड है उसका आधा होता है रिजल्टेंट, तो माइनस R2/2। अब इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड कितना आएगा, माइनस R2/2 है, इंटेंसिटी R2²/4 हो जाएगा। अब अगर डिस्टेंस को इस तरीके से एडजस्ट करें कि O डैश पे 2 हाफ पीरियड जोन ब्लॉक हो जाए, डिस्टेंस को इस तरीके से एडजस्ट करो कि 2 हाफ पीरियड जोन ब्लॉक हो जाए, मतलब R1 माइनस R2 अगर ब्लॉक हो जाएगा तो केवल R3 माइनस R4 प्लस R5 माइनस R6 बचेगा। टोटल एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये दोनों तो गायब, R3/2। इंटेंसिटी कितनी होगी, R3²/4। कर सकते हैं?
कर सकते हैं। ये R3/4 आया। अब अगर और एडजस्ट करेंगे तो जितने हाफ पीरियड जोन ब्लॉक होंगे ओडेस ओ द्वारा, जितने हाफ पीरियड जोन ओ ओडेस ब्लॉक करेगा उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी अलग अलग होगी। मतलब यहां भी क्यू पॉइंट पे भी जो इंटेंसिटी निकल के आना है वो भी डिपेंड करेगा कि कितने हाफ पीरियड जोन को ब्लॉक किया गया है आपके ऑब्स्टेकल के द्वारा। ये हो गया 3 पॉइंट पे, सी पॉइंट पे इंटेंसिटी, पी पॉइंट पे इंटेंसिटी और क्यू पॉइंट पे इंटेंसिटी। पी और क्यू के लिए एक कॉमन बात कि हाफ पीरियड जोन की जो संख्या होगी वेव फ्रंट के एक पार्ट पे, उसको डिस्टेंस को आगे पीछे करके मैनेज करेंगे और उसके हिसाब से हाफ पीरियड जोन की संख्या को चेंज करवाएंगे और उसके रिस्पेक्ट में इंटेंसिटी अलग अलग मिलेगी। इसको ऑब्जर्व करते जाएंगे। ठीक, अगले पार्ट में डिफ्रैक्शन पैटर्न पे बात करेंगे। ठीक।